हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को। तो आज हमारी पहली विधि होगी अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जानेंगे इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, गुण और दोष। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे सबसे पहले कि अंतर्दर्शन विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का अर्थ क्या होता है। अंतर्दर्शन ये दार्शनिक पद्धति पर आधारित है। मनोविज्ञान की एक प्राचीन और परंपरागत विधि है, यानी कि ये क्या है, सबसे पुरानी विधि है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधियों में से एक है। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने मन का अध्ययन करता है। अंतर्दर्शन का क्या अर्थ होता है, अगर इसके शब्द से ही आपको इसका अर्थ पता चल रहा होगा। अंतर्दर्शन मतलब खुद के अंदर देखना। यही क्या है, अंतर्दर्शन विधि है कि व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो वो अपने मन का अध्ययन करता है। व्यक्ति अपने अंतर मन का स्वयं अध्ययन करता है, चिंतन करता है और कृत्य के कार्यों पर विचार करता है, अपने कर्मों पर जो उसके काम है उस पर विचार करता है। तो वो क्या है, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग कर रहा है। अगर वो अपने खुद के मन का अध्ययन कर रहा है, खुद के बारे में पढ़ रहा है, खुद के बारे में चिंता कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अंतर्दर्शन विधि को अपना रहा है। अपने व्यवहार का मापन व मूल्यांकन घटना विशेष के संदर्भ में स्वयं ही करता है। आत्मदर्शन में, यानी कि अंतर्दर्शन या आत्मदर्शन कहें, बात एक ही है। इसमें किसी भी परिस्थिति के संदर्भ में अपने व्यवहार को समझने, खुद के व्यवहार को समझने, विश्लेषित करने और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन करता है। और मापन मूल्यांकन की ये जो क्रियाएं हैं ये दृश्य नहीं होती, मतलब कि दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो व्यक्ति है वो खुद के अंदर ही मापन कर लेता है, खुद के अंदर ही अपना चिंतन मनन कर लेता है और अपने मन का अध्ययन कर लेता है। इसलिए इसका मापन और मूल्यांकन की क्रियाएं हमें दिखाई नहीं देती। तो ये हो गया अंतर्दर्शन विधि का अर्थ। आगे और भी चीज़ें दी गई हैं, उससे आपको इसका अर्थ और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे इसकी परिभाषा को। तो स्टाउट के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, अंतर्दर्शन करना अपने ही मस्तिष्क के कार्य का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना है। ये परिभाषा आपको याद रखना है। एक और परिभाषा यहाँ पर दी गई है, इसके पहले देखिएगा कि इस प्रकार अंतर्दर्शन का अर्थ क्या हुआ कि अपने आप में देखना अथवा आत्मावलोकन करना ही अंतर्दर्शन का अर्थ हो जाता है। अगली परिभाषा BN झा के अनुसार दी गई है। इन्होंने कहा कि अंतर्दर्शन व्यक्ति स्वयं अपने मन का अवलोकन करने की प्रक्रिया है और यह एक प्रकार का क्या है, आत्मनिरीक्षण है। इसमें हम अपनी भावनाओं और अपनी मानसिक क्रियाओं के दौरान होने वाली समस्त गतिविधियां, इन सभी का निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और प्रतिवेदन करते हैं। ये दो परिभाषा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अंतर्दर्शन विधि जो है इसकी कुछ अवस्था हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इसे भी देख लीजिए। स्टाउट महोदय के अनुसार अंतर्दर्शन क्रमशः निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। यानी कि इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं जो हमको पढ़ना है। पहली अवस्था यानी कि स्टेज 1, तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी बाहरी वस्तु का अवलोकन करते समय अपनी ही मानसिक स्थिति अथवा मानसिक क्रियाओं पर विचार करना। ये क्या है, पहली अवस्था है। तो उदाहरण भी दिया गया है कि फिल्म देखते समय यह विचार किया जाए, यह विचार करना जो देख रहा है उसे अच्छा लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है। ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा कि फिल्म देखते समय यह विचार की जो देख रहा है उसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये अवस्था फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट का उदाहरण हो जाएगा और इसका अर्थ आपको पता चल गया। अगला जो स्टेज है वो क्या कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी मानसिक क्रिया के विषय में सोचता है और अपने प्रश्न, इस तरीके से हम अपने का क्या कारण था, इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय व्यक्ति यह भूल जाता है
कि वह स्वयं की जांच कर रहा है। इससे क्या होता है कि हम अगर अपने ही प्रश्न करते हैं, उसका विश्लेषण करने लग जाएं, तो हमें इस बात का पता नहीं लगता कि ये मेरा ही प्रश्न था। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। ये अवस्था सेकंड थी। अब देखेंगे स्टेज थर्ड क्या कहता है कि तीसरे और अंतिम सोपान में, यानी कि स्टेज थर्ड में व्यक्ति क्या करता है, अपनी मानसिक क्रियाओं, क्षमताओं और योग्यताओं में सुधार हेतु विचार करता है। अब जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि मैं क्रोध पर कैसे नियंत्रण करता हूँ, इसके लिए वह विशेष नियम निर्धारित करता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो क्या करता है, अपना मतलब गुस्से को कम करने का प्रयास करता है, अपनी भावनाओं पर क्या कर रहा है, वह नियंत्रण कर रहा है। तो ये 3 स्टेजेस थी जो आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे अंतर्दर्शन विधि के कुछ गुण हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ हैं, ये देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो पहली जो विधि है, पहला जो गुण है इसका, यह एक सूक्ष्म एवं गहन चिंतन प्रधान विधि है, जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मानुभूति करता है और खुद की या स्वयं की परख करता है। तो ये एक मेरिट्स है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं और अभियोग्यताओं का मूल्यांकन करता है, जिससे उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने का अवसर उपलब्ध होता है। और इस विधि में किसी बाहरी स्थूल उपकरण अथवा यंत्र की सहायता लिए बिना व्यक्ति अपने विकास का मार्ग खुद सोच सकता है। सूक्ष्म चिंतन प्रधान होने के कारण यह विधि कभी भी और किसी भी समय अपनाई जा सकती है, क्योंकि ये खुद के अंदर का अध्ययन करना है, तो ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए ना किसी यंत्र की ज़रूरत है और ना ही किसी सामग्री की ज़रूरत है, तो इसलिए ये कभी भी अपनाई जा सकती है। ये इसका एक गुण हो जाता है। आगे देखिएगा कि जटिल मानसिक गुत्थियों अथवा उलझनों को सुलझाने के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है और इस विधि के द्वारा मनुष्य दूसरों की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में अपने व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आत्मदर्शन के माध्यम से इस विधि को वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया जा सकता है। और देखिएगा, यह विधि व्यक्ति को विचारवान बनाने में भी मदद करती है। तो ये सारे गुण जो आपने देखे हैं, अब आगे देखेंगे इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि लिमिटेशंस भी कुछ हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड की। तो देख लीजिएगा, पहला ये है कि यह आत्मगत और व्यक्तिगत विधि है। प्राप्त निष्कर्ष व्यक्ति विशेष के लिए ही सत्य हो सकते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों को कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षण करके सत्यापित नहीं कर सकता। अगर मान लिए कि आपने किसी से ये बताया कि ये चीज़ सही है, जो कि आपने अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से बताया, अब अगला जो व्यक्ति है वो इस बात को नहीं सत्यापित कर सकता है, इस बात को सत्य नहीं मान सकता है कि शायद मतलब ये सही है कि नहीं सही। हो सकता है आपका मन कुछ और कहता है, उसका मन कुछ और कहता है, इसलिए यह विधि यहाँ पर इसकी ये लिमिटेशन हो जाएगी। अगला है मानसिक क्रियाएं अत्यधिक अस्पष्ट और अव्यक्त होती हैं, जिसका सुचारू रूप से अंतर्दर्शन असंभव होता है। व्यक्ति वस्तुओं के निरीक्षण के इतने अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कि अस्पष्ट मानसिक क्रियाओं की ओर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। तो ये भी एक सीमा है। अगला है मानसिक क्रियाएं स्वभाव से चंचल व अस्थिर होती हैं और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि संवेग हो गया, अनुभूति, विचार, इन सभी को स्थिर तो नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते ही वे मस्तिष्क से दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की हर समय एक जैसी दशा भी नहीं रहती, इसलिए उसका ध्यान एक ही ओर नहीं रह पाता और मानसिक क्रियाओं का अंतर निरीक्षण असंभव हो जाता है। अगला है कि इस विधि में एक ही व्यक्ति प्रेक्षक और अनुभवकर्ता दोनों रूप में कार्य करता है। आप खुद का ही अध्ययन कर रहे हैं तो आप ही प्रेक्षक हैं और आप ही अनुभवकर्ता हैं। यह दोनों कार्य क्या है, परस्पर विरोधी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस पद्धति में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है, जो कि क्या है, असंभव है। अपनी मानसिक क्रियाओं के विषय में स्वयं सूचना देते समय अपने प्रति कुछ न कुछ पक्षपात अवश्य ही हो जाता है।
आप अपने बातों को या फिर अपनी चीज़ों को, अपने विचार को कभी गलत नहीं ठहराते, तो यह क्या हो जाता है, अपने लिए एक पक्षपात हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यापक नियम नहीं बनाए जा सकते। तो ये क्या थे, कुछ लिमिटेशन थी जो आपने देखा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक अंतर्दर्शन विधि। अगली विधि हम पढ़ेंगे बहिर्दर्शन के बारे में। तो आप सभी लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।